नमस्कार दोस्तों आज हम जो ये वीडियो लेके आए हैं इसके माध्यम से केंद्र और राज्य के संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो यूजीसी नेट, सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड आदि की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए या उन दोस्तों के लिए। तो केंद्र और राज्य संबंध क्या होते हैं? ये एक तरह से राज्य और केंद्र के आपस में जो व्यवहार होता है या संबंध होता है उसके बारे में इनमें जानकारी दी गई है हमारे संविधान में। तो भारत में क्या है कि संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें संविधान जो होता है वो फेडरल सिस्टम यानी कि एक तरह से संघात्मक का मतलब संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तो हमारे जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक जो भाग 11 में दिए गए हैं वह है केंद्र और राज्यों के संबंध। जो यह संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में बात की थी तो वो कनाडा से गृहीत की गई है यानी कनाडा से ली गई है। ये शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, संघात्मक और एकात्मक। केंद्र और राज्य जहाँ होता है यानी कि दोनों में शक्ति होती है वह संघात्मक होता है, और एकात्मक वह होता है जिसमें केंद्र में ही शक्ति निहित होती है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और चीन और इटली जैसे देशों में। तो न्यायिक शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा करना ही क्या कहलाता है? संघात्मक शासन प्रणाली या केंद्र और राज्य संबंध कहलाते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली भी एकीकृत है यानी कि एक तरह से एकात्मक शासन की तरह भारत में भी क्या है, न्यायिक प्रणाली तो एकीकृत है। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं केंद्र राज्य शक्तियाँ या केंद्र राज्य संबंध। तो ये तीन प्रकार की क्या होती है, ये तीन प्रकार की शासन प्रणालियाँ या तीन प्रकार के ये संबंध होते हैं। तीन प्रकार के क्या होते हैं? शासन व्यवहार होते हैं या उनके संबंध होते हैं, जिनमें प्रथम लेते हैं हम विधायी संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 255 तक दिया गया है। भाग 11 की बात कर रहे हैं हम। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक जो संबंध है वो विधायी संबंध है, और 256 से लेकर 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है, और वित्तीय संबंध 264 से लेकर 263 तक 293 तक है वैसे तो है को, तो लेकिन 264 में ही पूर्णतः पढ़ लेते हैं हम, और आगे और भी जानकारी दी गई है अनेक अनुच्छेदों में। तो हमको वित्त संबंध पढ़ना है तो अनुच्छेद 264 में ही इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, वित्त संबंधों की 264 है, इस 276 में भी दी गई है थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में। तो अब हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम परिचय से। तो भारत का संविधान अपने स्वरूप में क्या है? संघीय है और समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य में क्या है? विभाजित की गई है। न्यायिक व्यवस्था के एकात्मक होने के कारण न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन हम तीन दृष्टिकोण यानी कि तीन भागों में बांटकर करेंगे। ये इसका परिचय हुआ। किसका? ये केंद्र राज्य संबंधों का परिचय हुआ। तो केंद्र राज्य संबंधों के परिचय में हमने देखा कि ये संघात्मक शासन प्रणाली के में होती है, जिसमें जो शक्तियां हैं उनका केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि केंद्र को थोड़ी सर्वोपरि माना है, थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है कि हमारे देश में एकात्मक की जगह संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, तो जो केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियाँ हैं वो 245 से लेकर जो 255 तक इनका वर्णन किया गया है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो भाग 11 के संविधान में 245 से लेकर 255 तक केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच जो विधायी विषय हैं उनको त्रिस्तरीय व्यवस्था में बांटा गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियों में बांटा गया है। तो तीन सूचियों में जो इस प्रकार बांटा है उसके बारे में हम देखते हैं कि जो संघ सूची है वह कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, यानी संघ को होता है, केंद्र को होता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होता है, यानी कि राज्य को होता है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद विधानमंडल यानी दोनों को ये पावर दी गई है। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर के आधार पर राष्ट्रीय हित में जो निहित बातें होती है वो दी गई है। अनुच्छेद यानी कि तीन पर ये परिस्थितियाँ बताई गई है। कौन कौन सी?
कि असाधारण परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के से संबंधित विषयों पर भी कानून बना सकती है। असाधारण जो है परिस्थिति आ जाती है तो उनमें बना सकती है, ठीक है नहीं। तो ये बात दी गई है अपने इसमें। इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 और 253। तो ये चीज़ों में जो 4 अनुच्छेद दिए गए हमारे सामने, यानी आपातकाल लग जाता 250 अनुच्छेद के तहत, तो केंद्र क्या है, शासन, यानी कि केंद्र एक तरह से क्या बनाएगा, विधि बना सकता है, यानी कि राज्य सूची के विषय पर भी। और 249 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर, यानी राज्यसभा प्रस्ताव दे देती है तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार उस पर क्या बना सकती है, राष्ट्रहित में अगर बात है तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 में राज्यों के अनुरोध करने पर, यानी कि राज्य में ऐसी स्थिति है कि राज्य की जो सरकार है वो चल नहीं पा रही है और राज्य में ऐसी स्थिति आ गई है, तो राज्य अगर अनुरोध करे कि केंद्र से, तो केंद्र क्या कर सकता है, केंद्र उस पर विधि बना सकता है राज्य के विषय पर भी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यानी एक देश से दूसरे देश का जो समझौता होता है उससे संबंधित कोई बात है, यानी कि राज्य से किसी दूसरे देश की बात है, जैसे भारत, राजस्थान है अपना, तो राजस्थान से पाकिस्तान पास में पड़ता है, तो उससे संबंधित कोई बात है या कोई विवाद है, तो उन विवादों को समझौता करने के लिए जो विधि बनाएगा वो केंद्र सरकार उस विधि को बनाएगी। तो विधायी शक्तियों में जो हम देखते हैं प्रमुख बातें, तो ये निम्नानुसार हमारे सामने आई है, ठीक है। तो अवशिष्ट 248 में क्या दे रखा है कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है जिस पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, यानी कि जो ऐसी अवशिष्ट शक्तियां जो समवर्ती सूची के विषय से संबंधित बातें हैं, तो अनुच्छेद 248 के तहत उन पर भी जो विधि बनाने का या कानून बनाने का जो अधिकार है वह संसद के पास है, यानी संघ के पास है, यानी केंद्र के पास है। और संघात्मक शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। तो विधायी शक्तियों में निम्न बातें हमने देखी है कि तीनों सूची आ जाती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। थोड़ा इन सूचियों के विषय में देख लेते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो सुरक्षा है, स्टॉक मार्केट है, विदेशी मामले हैं, युद्ध है, विदेशी ऋण है, जनगणना है, अंतर्राज्यीय नदियाँ हैं। तो ये संबंधी जो बातें हैं वो हमारे संघ सूची या केंद्र सूची में आती है। इसके बाद राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं, तो कृषि है अपना, पुलिस है अपना, जेल है, न्याय है, सिंचाई है, भू राजस्व है, पंचायती राज है और लोक स्वास्थ्य संबंधी बातें हमारी राज्य सूची के विषय में आती है, यानी कृषि, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, भू राजस्व, पंचायती राज और लोक स्वास्थ्य वाली बातें। इसके बाद में जो समवर्ती सूची है जिस पर राज्य दोनों बना सकता है, उसमें शिक्षा है, मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण, जलमार्ग आते हैं। तो इसके बाद में अब बात करते हैं हम प्रशासनिक संबंधों के बारे में। प्रशासनिक संबंध जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 256 से हमारे शुरू होते हैं। तो केंद्र राज्य जो बीच प्रशासनिक संबंधों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस प्रकार ये तीनों को विभाजित किया गया है। तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। इसके तहत केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत क्षेत्र में विस्तृत हैं, यानी कि पूरे देश में विस्तृत हैं, तथा राज्य की कार्यपालक शक्तियां केवल राज्य की सीमाओं तक ही सीमित हो जाती है। जैसे राजस्थान की जो विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो विधानमंडल तक ही सीमित हो जाती है, जबकि जो हमारा संसद है, जो हमारी संघ सरकार है, उसकी शक्तियाँ पूरे देश के सभी राज्यों पर लागू होती है, पूरे देश की सभी सीमाओं पर लागू होती है। तो समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कार्यकारी शक्तियाँ राज्यों में निहित तो होती है, जब तक कि कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्ट केंद्र को प्रदत्त नहीं कर दे, यानी कि केंद्र को अगर कोई पावर नहीं दी गई है और राज्य को उस मामले में कोई प्रक्रिया कर रहा है तो राज्य उस संबंध में कर सकता है, यानी कि राज्य का जो क्षेत्र है वो राज्य तक सीमित है, राज्य में कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है जो हमने पहले बताया था ना विधायी शक्तियों में, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। तो अनुच्छेद 256 कहता है कि प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह करेगा जिससे संसद के कानून का क्या नहीं होगा, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात की गई है। अनुच्छेद 257 कहता है कि संसद को कोई वादा नहीं हो ऐसे कानून राज्य बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे केंद्र को कोई नुकसान नहीं हो। इसके बाद 258 कहता है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से संसद की कार्यपालिका शक्ति के कुछ विषय सौंप सकता है, यानी किसको, यानी कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से संसद को सौंप सकता है। ठीक है, तो ये बातें दी गई 263 तक, यही बातें हैं निम्न। इसके बाद में देखते हैं हम वित्तीय शक्तियाँ या वित्तीय संबंध, यानी कि जो वित्तीय संबंध हैं राज्य के वो कौन कौन से हैं वित्तीय संबंध। तो संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक, अनुच्छेद
293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अनुसार संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर और राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों तथा समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि जो टैक्सेस बड़ी सर्विसेज होती है तो उनके संबंध में शक्ति दी गई है। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण किया गया है। तो ये पावर है। इसमें जो बातें दी गई हैं वो अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग की अनुशंसा पर संसद को आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को अनुदान प्रदान करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच जो कराधान व्यवस्था का निर्धारण किया गया है उसके बंटवारे के लिए वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। तो ये हमने अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक दी गई है ये पावर है, लेकिन हम इसको ज़्यादा शॉर्ट में ही समझते हैं तो 275 और 280 को हमने इसमें समझ लिया। इसके बाद 276 में क्या दिया गया है कि 276 ये करता है कि राज्य विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार, रोजगार आदि पर क्या लगा सकता है, कर लगा सकता है, पर 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद 265 है, 265 अनुच्छेद, वो कोई कर विधि के अनुसार ही अधिरोपित होगा। यानी कि संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी कोई भी कर लगाया जाएगा वह विधि के उल्लंघन का नहीं होना चाहिए, विधि से ऊपर नहीं होना चाहिए, विधि से हटकर नहीं होना चाहिए। यानी कि विधि में ही क्या होना चाहिए, वह विधि में ही सम्मिलित होना चाहिए। ये अनुच्छेद 265 प्रावधान करता है। तो यानी कि केंद्र राज्य के बीच जो वित्तीय विभाजन किया गया है, वित्तीय संबंधों का जो बंटवारा किया गया है वह केंद्र और राज्य के इस प्रकार किया गया है कि आपस में क्या नहीं हो, दोनों में उलझन पैदा नहीं हो, दोनों में विवाद की स्थिति नहीं बने। 265 कोई कर विधि के अनुसार अधिरोपित करेगा तो वो विधि को मानकर ही कर सकता है, ये बात की गई थी। 276 में हमने बताया कि व्यापार, व्यवसाय, रोजगार आदि पर जो कर लगाएगा वो 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि कोई छोटा तबका है, निचला वर्ग है, तो उसका जो रोज़गार है वो छोटा रोज़गार है, कुटीर उद्योग है, तो उस पर इतना कर नहीं लगा है कि मतलब उसके जो जीविका है उसका हनन हो, उसके रोज़गार का नुकसान हो। यानी कि इस प्रकार लगाया जाए जिससे कि शासन संतुलन बना रहे। तो ये वित्तीय संबंध जो दिए गए हैं उनमें बताया गया है। और एक बात और है कि इनके अनुसार संसद के पास क्या होती है, संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर और राज्य विधायिकाओं के जो पास राज्य सूची में वर्णित विषयों तथा समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल यानी दोनों को कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। वो हमने पहले ही बता दिया कि दोनों को यानी राज्य को भी दी गई है कुछ शक्तियाँ, और कुछ केंद्र सरकार को तो पूरी है ही है, तो राज्यों को कुछ कम है, थोड़ा टैक्सेस सर्विस है। ठीक है। तो यानी कि राष्ट्र तो राष्ट्र है और राज्य राज्य है। राज्य का क्षेत्र सीमित होता है जबकि राष्ट्र का क्षेत्र असीमित होता है। यानी राष्ट्र तो सभी राज्यों की सीमाओं पर अधिकार कर सकता है या अधिकार रखता है, लेकिन उसका अधिकार क्या है, राज्य का थोड़ा सीमित होता है। क्या होता है? थोड़ा सीमित अधिकार होता है। तो जो हमने इसमें देखा यानी कि जो वित्तीय संबंध है वो क्या है, एक अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कार्य होते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब जो फाइनेंशियल बातें होती है, जैसे कि टैक्सेस वाली सर्विसेज हैं, यानी कि किस चीज़ पर कितना कर लगाना है और किस चीज़ पर कितना कर नहीं लगाना है, इन चीज़ों को भी इसमें क्या किया जाता है, इन चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये बात को हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों से ही क्या है, बड़ी बातों का जो है निर्माण होता है। क्योंकि छोटे छोटे टैक्सों से ही क्या है कि हमारे देश का जो है अर्थव्यवस्था है वह सुदृढ़ बनती है। क्योंकि हर कोई चीज़ पर हम टैक्स देते हैं। जैसे छोटी से छोटी चीज़ लेके चले तो हम जो माचिस लेते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। हम जो कोई भी आटा खरीदते हैं, जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, उन पर सभी वस्तुओं पर हम क्या करते हैं, उन पर टैक्स पे करते हैं हम। क्योंकि जो देश है उसकी शासन व्यवस्था एक टैक्स यानी कि देश की शासन व्यवस्था किस पर चलती है, टैक्स पर ही निर्भर होती है। तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात आती है कि भाई दो वित्तीय संबंध है, तो वित्तीय संबंधों में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं तो वो तो हमने आपको बता ही दी। ठीक है। तो वित्तीय संबंधों में इतना ज़्यादा विवरण है नहीं है, वित्तीय संबंधों में इतनी ही जानकारी है। लेकिन जो प्रशासनिक संबंध थे उसमें हमने आपको बताया था ना, प्रशासनिक संबंधों में यानी कि तीनों सूचियों पर जो बनाएंगे, लेकिन उसमें अनुच्छेद 256 बताया आपको हमने, और अनुच्छेद 257, 258, 259, 260 और 261, 262 और 263। तो ये अनुच्छेद जो थे उसमें यानी कि 263 तक थे।
और इसके बाद में 263 से सीधा ही हमने कौन सा अनुच्छेद निकाला, 364 के बाद में जो है 268 पर बात की, क्योंकि जो बीच के जो अनुच्छेद थे उनमें क्या है कि इनसे संबंधित नीतियां थी, यानी कि कैसे लागू की जाएगी वो नीतियां, कैसे उनका प्रावधान किया जाएगा, तो उसके संबंध में वो नीतियां बनाई गई थी, तो उनका विवरण उसमें था। तो आगे देखते हैं हम। अब जो हमने वित्तीय संबंध देख लिए हैं, अब बात आती है इनके संबंधों में सुधार कैसे कर सकते हैं, इनके सुधार के प्रयास किस प्रकार किए जा सकते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों में सुधार के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग और समितियों का गठन किया गया है। जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया, 1966 में। राजमन्नार समिति बनी 1969 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो आया 1973 में आया। और सरकारिया आयोग 1983 में। पुंछी आयोग 2007 में आए। ये निम्न आयोग आए हैं जो कि केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए समय समय पर निर्मित किए गए हैं। इन आयोगों एवं समितियों की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य संबंधों में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए, तभी तो उनमें संतुलन बना रहेगा राज्य और केंद्र में। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाए, साधारण परिस्थितियों में नहीं किया जाए। यानी कि राज्य में आपात जैसी स्थिति हो जाती है ना, तो वहाँ आपातकाल ऐसी स्थिति हो तभी लगाएं, क्योंकि इससे राज्य में और केंद्र में क्या है कि आपस में टकराव स्थिति हो जाती है। केंद्रीय बलों की तैनाती करते समय राज्यों से परामर्श लिया जाए, यानी कि राज्यों से भी सलाह ली जाए। राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराया जाए, यानी उपलब्ध कराया जाए, केंद्र में उनकी निर्भरता कम हो सके। अगली बात आती है अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए। ऐसी कुछ नई सेवाएं या सेवाओं का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए या सृजन किया जाए। और राज्य सूची के विषयों पर केंद्र अनावश्यक क्या नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे। यानी कि जो केंद्र है वो राज्य की सूची के विषय हैं उन पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करे, ज़्यादातर उन मामलों में ज़्यादातर क्या नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे, यानी उन मामलों में विधि बनाने की कोशिश नहीं करे तब तक कि राज्य निर्देश नहीं दे दे या राज्य ऐसा राज्य में स्थिति न बने, उससे पहले ही ये चीज़ें नहीं करे, क्योंकि राज्य को भी अपने अधिकार है, तो राज्य और केंद्र का संतुलन तभी बन पाएगा। तो ये निम्न बातें जो हमने की है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित मुख्यमंत्री से बात, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में, केंद्रीय बलों की तैनाती परामर्श से ही, और राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना, और अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत बनाया जाए, जिससे क्या है कि नई सेवाओं का सृजन किया जाए। यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाओं में UPSC है, IFS होती है ना, IFS होती है इंडियन फॉरेन सर्विस, और UPSC जो अखिल भारतीय सेवा है मेन, तो UPSC तो लेती है ये चीज़ें, IAS है, IPS है, IFS है, तीनों ये चीज़ें क्या है कि अखिल भारतीय सेवाओं में आती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं को क्या किया जाए, जो ब्यूरोक्रेसी है अपनी, जो ब्यूरोक्रेट है अपनी, उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट ही कमज़ोर हो जाएगा, नौकरशाही कमज़ोर हो जाएगी UPSC लेवल की, तो फिर देश का शासन, देश का प्रशासन चलाना दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि अगर नौकरशाही हमारी कमज़ोर है, नौकरशाही हमारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी, तो फिर आगे किसी से क्या हम देश की उन्नति की इच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी सर्विसें होती है, ये कोई छोटी मोटी सर्विसें नहीं है। जैसे RAS वगैरह होते हैं वो हमारे राज्य स्तर की सर्विसें होती है, लेकिन जो UPSC लेवल की सर्विसें होती है, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो होती है, तो वो क्या है कि एक बड़े स्तर पर होती है, सर्वोच्च होती है, क्योंकि एक कलेक्टर के सामने या एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, यानी कि जितने भी पद हैं उनको भी क्या है झुकना पड़ता है, यानी कि आना पड़ता है। तो कभी भी आपने देखा होगा बहुत जगह पर जहाँ पर चुनाव किए जाते हैं, चुनाव होते हैं, तब जो चुनाव का प्रमाण पत्र भरने जाते हैं ना, तो तब भी कलेक्टर के सामने खड़े होकर ही देना होता है उसको भरने के लिए। तो आप इस बात से यह अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी पावर होती है एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में, ठीक है। तो ये UPSC लेवल की जो सर्विस होती है, अखिल भारतीय सेवा होती है, तो ये बहुत बड़ी स्तर पर यानी कि देश को, प्रशासन को चलाने के लिए होती है। तो IAS IPS की बात की हमने। इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि जो व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है, जो व्यवस्था देश में, राज्य में जहाँ भी व्यवस्था बनाने का जो कार्य होता है वो पुलिस विभाग का होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आंतरिक मामले होते हैं, दीवानी, फौजदारी, जो भी मुकदमे मामले रोज़ होते रहते हैं, लेकिन उन मामलों का जो निपटारा करता है वो IPS सर्विस लेवल का अधिकारी
ही करता है। और IFS फॉरेन सर्विस यानी विदेशों में जो कार्य किए जाते हैं, विदेशों में सुरक्षा का कार्य किया जाता है, विदेशों में अपना प्रतिनिधि भेजना मतलब। अगली इसके बाद में हम अब देखते हैं भारतीय शासन जो राजनीति है उसमें केंद्र राज्य संबंधों के तहत ही हमने 3 सूचियों की बात की थी कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, यानी कि ये कौन सी अनुसूची में दी गई है, ये 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। कौन सी अनुसूची में इनका वर्णन है, तो ये जो तीनों सूचियाँ हैं हमारी, तीनों सूचियों का वर्णन हमारी 7वीं अनुसूची में दिया गया है। केंद्र सरकार यानी संसद और राज्य सरकार यानी कि विधानमंडल की शक्तियों का बंटवारा ये 3 सूचियों में दिया गया है। इसमें जो पहले थे यानी कि पहले विषय जो दे रखे ना, ये पहले के विषय हैं। कितने विषय थे मूल संविधान में, तो संघ सूची में 97 विषय थे, कितने 97 विषय थे। इसके बाद में राज्य सूची में कितने विषय थे, 61 विषय थे। वर्तमान में नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो संघ सूची में तो 97 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, यानी कि 52 विषय दिए गए थे। दिए गए हैं नहीं है, क्योंकि है नहीं वर्तमान में आ जाएगा, तो ये पहले दिए गए थे जब संविधान का निर्माण किया गया था। तो इतने विषय इन सूचियों में थे। इसके बाद में पुंछी आयोग का गठन हुआ था, इन सूचियों से संबंध में हुआ था 2007 में इनका गठन। तो जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, यानी कि संसद ही कानून बना सकती है। कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ यानी कि संसद को ही है संघ सूची के विषय पर। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट। संघ सूची को यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं। ये हुई संघ सूची। अब बात आती है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो वर्तमान में संघ सूची में 3 विषय और जोड़कर अब हो गए हैं वर्तमान में 100 विषय। कितने विषय हैं, 100 विषय हैं संघ सूची में वर्तमान में। इसके बाद आती है राज्य सूची की बात। राज्य सूची को कहते हैं स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट कहते हैं इसको। और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को यानी विधानमंडल को होता है। राज्य की संसद विधानमंडल हो गई, केंद्र की संसद संसद ही है, ठीक है। तो विधानमंडल कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय पर। इसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है हमारे सामने, समवर्ती सूची में जो बात आती है, तो समवर्ती सूची में कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य दोनों को होती है। और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। 66 थे पहले, अब 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय पहले थे, अब 52 विषय दिए गए हैं। अब देखते हैं इन सूचियों में किस किस विषयों के बारे में चर्चा है, जो हमने पहले भी कर ली थी, लेकिन देखते हैं थोड़ा विभाजन। तो संघ सूची में है रेलवे है, बैंकिंग है, वायुसेना है, प्रतिरक्षा है। रेलवे, बैंकिंग, वायुसेना, प्रतिरक्षा मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची में 61 विषय दिए गए। कितने वर्तमान में 61 विषय है। संघ सूची में कितने वर्तमान में 100 विषय हैं। तो कृषि, पुलिस, जेल खाना, शराब संबंधी जो हैं वो हमारे राज्य सूची में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, राज्य सूची में दिए गए हैं। इसके बाद में बात आती है समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में है शिक्षा संबंधी बात। पहले शिक्षा जो था वो क्या था, राज्य सूची का विषय था। तो राज्य सूची के विषय से इसको निकालकर अब समवर्ती सूची के विषय में रख दिया गया है, यानी कि शिक्षा पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो अब संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, कौन सी बात ध्यान रखनी है, कि जो संघ सूची का विषय है उस पर तो कानून संघ ही बनाएगी, केंद्र ही बनाएगी, और राज्य सूची का विषय उस पर राज्य ही बनाएंगे। लेकिन राज्य बनाएगा तो राज्य को ऐसे अधिकारों का लिए गए हैं, राज्य से ग्रहण किए गए हैं कि संसद भी राज्य सूची के विषय पर बना सकती है। लेकिन जो समवर्ती सूची का विषय होता है ना, उस पर राज्य तो बनाएगा, लेकिन पूर्णतः पावर जो है वो हमारे केंद्र सरकार को है, संघ सरकार को है, संसद को दी गई है। किसको दी गई है, संसद को दी गई है। तो समवर्ती सूची के विषय पर जो विषय कौन कौन से हैं बताए हमने, शिक्षा है, इसके बाद में वन है, वन दिया गया है। इसके बाद में मजदूर संघ है, सामानों में मिलावट जो संबंधी बातें होती हैं उन पर जो कानून बनाए जाते हैं वो समवर्ती सूची के विषय में दिए गए हैं। तो समवर्ती सूची में पहले थे विषय वो 47 थे और वर्तमान में 52 विषय दिए गए हैं। और इसमें जो अन्य विषय दिए गए हैं वो है संगठन। अनेक सारे संगठन बनाए जाते हैं, उनसे संबंधित जनसंख्या नियंत्रण, वेरी इंपॉर्टेंट है जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो कानून बनाए जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कानून भी कौन बनाएगी, समवर्ती सूची में ही दिए गए हैं। उन पर कानून राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, जो हमारे वाटर वेव्स होते हैं,
जो वाटरवेज होते हैं, राष्ट्रीय इंटरनेशनल वाटरवेज, तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उन पर भी कानून बनाने का अधिकार संघ सूची और राज्य सूची यानी कि दोनों संघ सरकार और राज्य सरकार समवर्ती सूची में ये विषय दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जलमार्ग। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को ही है, राज्य और संघ को, सरकार को, दोनों को। इसमें दिया गया वन, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट यानी जंगल से संबंधित जितने भी प्रावधान बनाए जाएंगे जो समवर्ती सूची के विषय पर भी बनाए जाएंगे, और केंद्र और राज्य दोनों इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। अब थोड़ा विस्तार देखते हैं संघ सूची को। संघ सूची में जो विषय दिए गए थे इसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है, संसद को होता है। इसमें पहले 97 विषय थे, 3 विषय और जुड़ गए थे, अब वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची में सुरक्षा है, स्टॉक मार्केट है, इसमें दिए गए। उसके अलावा बता रहा हूँ मैं, सुरक्षा, स्टॉक मार्केट, विदेशी मामले हैं, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती है तो वो भी संघ सूची का विषय है। विदेशों से ऋण लिया जाता है, IMF से लिया जाता है, विश्व बैंक से लिया जाता है। तो विदेशी ऋण जितने भी लिए जाते हैं वो सब क्या है, वो सब जो विषय हैं वो संघ सूची के विषय हैं। इसके बाद में बात आती है बैंकिंग। सबसे बड़ी जो भाग है वो है बैंकिंग वाला। RBI सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। तो RBI के अंडर में जितने भी बैंक चलते हैं, निजी, प्राइवेट है, जो भी अधिकृत सरकारी भी हैं कुछ, तो सभी जो बैंक हैं, तो बैंकों के जो विषय हैं, सभी विषय बैंकों के किस में आते हैं, हमारी संघ सूची में वो विषय सभी आते हैं। इसके बाद में बात आती है वायु, जल और रेल, यानी कि जल, थल और वायु कह सकते हैं इसको। तो वायु, जल और रेल जो परिवहन है, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, ये तीनों से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे, जितने भी विषय हैं, वो सभी विषय संघ सूची में दिए गए हैं। किस में दिए गए? संघ सूची में दिए गए हैं। कौन कौन से? वायु, जल, रेल और परिवहन। इसके बाद में बात आती है जनगणना, जो प्रति 10 वर्ष बाद की जाती है। 1872 में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। तो उसी टाइम से हर 10 वर्ष के लिए हमारे क्या है, यहाँ पर जनगणना की जाती है। तो जनगणना का विषय भी केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। संघ सरकार, संसद कानून बनाएगी। इसके बाद में है अंतर्राज्यीय नदियाँ, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नदियों का वितरण है, जो पानी का बहाव है, तो वो विवाद हो जाते हैं। मान लो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे राजस्थान हरियाणा के बीच में सतलज नदी है, और इसी प्रकार साबरमती नदी है, तो राजस्थान में भी कुछ भाग है उसका, मध्य प्रदेश से है एंट्री। तो ऐसे जैसे नदियों की जो अंतर्राज्यीय नदियाँ होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नदियाँ बह रही है, तो उन नदियों से संबंधित विवाद या विषय जो दिए गए हैं वो केंद्र सूची यानी संघ सूची में दिए गए हैं। इसके बाद में बात आती है राज्य सूची की। तो राज्य सूची में हमने पढ़े थे कृषि वाला विवाद जो भी है। कृषि राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो पहले थे, वर्तमान में तो 61 हैं, पहले 66 विषय थे, 5 विषयों को हटा दिया गया है, तो 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। इसमें पहला विषय आया कृषि वाला। तो कृषि संबंधी जो भी विषय हैं वो राज्य सूची में दिए गए हैं। पुलिस और जेल से संबंधित जो भी विषय हैं वो पुलिस से संबंधित, वो भी राज्य सूची का विषय है। जेल का विषय वो भी किस में दिया गया है? वो भी राज्य सूची में दिया गया है। न्याय, यानी कि न्याय से संबंधित जो भी बातें हैं तो वो भी राज्य सूची का विषय है। सिंचाई, यानी कि जो फसली सिंचाई होती है, बांधों का निर्माण करना, ये छोटे मोटे जैसे राज्यों के होते हैं ना बांध वगैरह, तो सिंचाई से संबंधित जो भी हैं विषय वो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है, और पंचायत राज के लिए बलवंत सिंह मेहता समिति जो बनी थी, तो उन्हीं के द्वारा, उनकी सिफारिश से यानी पंचायत राज का गठन हुआ। 1959 में नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम इसको अपनाया गया। तो पंचायती राज जो विषय है वो हमारे राज्य सूची का विषय है। इसके बाद में भू राजस्व, यानी कि भूमि से लिया जाने वाला जो टैक्स है, जो भेद कहते थे पहले, तो वो टैक्स है, एक तरह का भू राजस्व कर है। तो भू राजस्व से संबंधित जो मामले हैं वो भी क्या हैं, वो भी हमारे राज्य सूची से संबंधित है। इसके बाद में आती है समवर्ती सूची की बात। समवर्ती सूची में शिक्षा है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई जाएगी वो समवर्ती सूची का विषय है, तो संघ सरकार बनाएगी। हालांकि राज्य को उसका प्रावधान दिया गया है कुछ, तो क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है ना, पहला राज्य में था, ये राज्य को बनाने का अधिकार था। तो समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, सामानों मिलावट से संबंधित मामले हैं, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग और जंगल। तो इस प्रकार आज हमने ये केंद्र और राज्य संबंधों के साथ साथ में संघ और राज्य में शक्ति का जो विभाजन है उनके संबंध में जानकारी ली है, क्योंकि अनुच्छेद 250 दो शक्तियों का विभाजन करता है एक तरह से, अनुच्छेद 50 भी है वो। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।